बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 623 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी। असाइनमेंट में आपके पास क्वेश्चन एक है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। जब भी आप रिमानियन टेंसर फाइंड आउट करते हैं तो उससे पहले आपको क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो क्रिस्टोफल सैंपल अगर आपको फाइंड आउट करने आते हैं तो आप रिमानियन टेंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रिस्टोफल सैंपल अगर आपने नहीं समझे हुए तो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा MTH 623 का, आप वहाँ से जाके क्रिस्टोफल समझें एंड देन आप रिमानियन समझें, फिर आपको ये पूरा कंसेप्ट इजीली क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द मीट्रिक स्पेस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास ये मीट्रिक स्पेस जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो r थीटा फाई होते हैं, लेकिन ये 4 डायमेंशनल मीट्रिक स्पेस है तो ये t r थीटा फाई है, ठीक है। और उसके लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है ये है t के अलोंग c स्क्वायर, डी आर के अलोंग ई स्केयर ए सी टी एंड 1/a डी थीटा स्केयर साइन स्केयर थीटा डी फाई स्केयर, ठीक है। अब आपके पास ये जो सी और ए हैं ये कांस्टेंट टर्म है, इनको नहीं देखना आपने, ये कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट 0 होता है और अगर नहीं होता तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब आपने सारे नॉन जीरो क्रिस्टोफल सैंपल सबसे पहले तो फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपने उसका रिमानियन टेंसर ABCD फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला वर्क क्या है, अगर हमारे पास क्रिस्टोफल सैंपल होंगे इस इक्वेशन के तभी हम इसके रिमानियन टेंसर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसके क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने ये मैं जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी आपने इसको दोबारा से सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व किए हैं, एक दो दफ़ा सॉल्व किए होंगे, कहीं से मेरे पास प्लस माइनस की गलती होगी तो आपने उसको दोबारा करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और नीचे कमेंट करें कि आपका ये सोल्यूशन गलत है और आपका ये गलत है। आपने इसको दोबारा से ज़रूर चेक करना है। मैं आपको बस गाइडलाइन दूंगी कि आपने इसको कैसे करना है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद मेरा मेन वर्क क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करना है। ये मेरी इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे जैसे आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपने क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किए थे। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 62 होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तब ये आपके पास G11 है, ठीक है, G11 माइनस सी स्क्वायर। और ये ना जितने भी आपको इक्वेशन के अंदर के कंपोनेंट गिवन है ये सारे डायगोनल के कंपोनेंट है, सिर्फ डायगोनल के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट आपके पास इधर 0 हैं। तो सबसे पहले माइनस सी स्क्वायर लिखा, बाकी ये G12 G13 G14 ये 0। फिर ये वाला कंपोनेंट G22 लिखा, फिर ये वाला कंपोनेंट 1/a अंदर मल्टीप्लाई कर लें डी थीटा स्क्वायर के साथ, तो डी थीटा स्क्वायर ओवर a हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो G33 आएगा वो क्या आएगा, 1/a आएगा। एंड सिमिलरली G44 आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर a, वो हमने लिख लिया, ठीक है। ये आपने GIJ मैट्रिक्स लिख लिया इस इक्वेशन को देख के। अब आपने क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करने हैं। क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो ये है, GIR जो आपके हैंड आउट्स में लिखा है वैसे, गैमा आई जे के GIR/2 माइनस GJ के कामा R KR कामा J एंड RJ कामा K। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, ये G ना ऊपर है नीचे ही लिखा गया, ठीक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। अब आपको सबसे पहले तो हमने इसके क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है GIR। अब आपके पास जो हमारे पास मैट्रिक्स थी ये GIJ इसके कोवेरिएंट फॉर्म में थी, हमें ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए कंट्रावेरिएंट में चाहिए। तो आपके पास ये जो मैट्रिक है GIJ मैट्रिक है, इसका इन्वर्स ले लें तो आपके पास कंट्रावेरिएंट फॉर्म आ जाएगी। इन्वर्स लेंगे तो -1/c स्क्वायर 1/, ये 1/a है तो a हो जाएगा, और ये 1/sin स्क्वायर थीटा है तो ये a/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने इसका इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स लेने के बाद अब आपने क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड, अब आप सारे क्रिस्टोफल सैंपल तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखें आपके पास कितने ज़्यादा इस डायमेंशन 4 डायमेंशनल के अलॉन्ग क्रिस्टोफल सैंपल होंगे। सबसे पहले आपके पास γ11 सारे सेम कंपोनेंट वाले, एंड देन अगर आपको उस तरह याद रखता है तो वैसे याद रख लें, या फिर आप इसको सिंपल लिख लें, गैमा एक दफ़ा 1 लिखें और 1 आप इस 1 को फिक्स कर लें और गैमा को रेज करते हैं 1, फिर 1 2 इस तरह, फिर 1 3 1 4, इसी तरह से आप 1 रहने दें और 2 1 2 2, फिर 1 रहने दें 3 1 3 2। अब आप इस तरह से सारे क्रिस्टोफल सैंपल तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अब आपके
देखें इस गैमा इसके अलाउंग जो कौन से क्रिस्टोफल सैंपल आएंगे, क्योंकि सिर्फ डायगोनल के अलाउंग कंपोनेंट है, तो इसके अलाउंग जो क्रिस्टोफल सैंपल आएंगे वो कौन से आएंगे, किस तरह से पता चलेगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म पड़ी है, सी कांस्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में बता दिया, तो इसके अलाउंग हमारे पास कोई भी क्रिस्टोफल सैंपल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे पास गैमा 1 ये जितने भी इसके क्रिस्टोफल सैंपल आएंगे ये सारे जीरो आएंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते, आपको सारे क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट कर लें, सारे जीरो आएंगे। ठीक है, आपके पास इसके टोटल 4, 8, 12 एंड 16 क्रिस्टोफल सैंपल इसके अलोंग बनेंगे। ठीक है, वो सारे जीरो ही आएंगे। जो टर्म आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। एक ये टर्म आई थिंक सो अभी हमारे पास फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब ये तो हमारे पास इसके अलोंग G11 के अलोंग कोई भी टर्म नहीं थी, मतलब हमारे पास यहाँ पे टी आर थीटा फाई कुछ भी नहीं था, तो इसके क्रिस्टोफल सैंपल जीरो। अब इसके अलोंग क्या है, यहाँ पे एक टर्म आ रही है टी। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया, इससे पहले भी बताया था कि जब आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो हम आर को 1, थीटा को 2 और फाई को 3 लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टी आर थीटा फाई है, तो टी को हम एज अ 1 लेंगे, आर को 2, थीटा को 3 और फाई को 4 लेंगे। अब नॉन जीरो क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्रिस्टोफल, अब इसके अलोंग क्रिस्टोफल सैंपल बताना है, तो मेरे पास ये कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, G22 पे पड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे पास टर्म आ रही है वो कौन सी टर्म आ रही है, सी टी आ रही है। ए सी तो कांस्टेंट है, अब टी आ रही है, तो टी किसके अलोंग है, 1 के अलोंग है। तो मतलब मैंने जो क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करना है वो G22 का 1 की रिस्पेक्ट से करना है। तो अब हम इस 2 को डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। हम देखें सबसे पहले तो हम इसको 1 गैमा 122 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इसको रोटेट कर लें, 2 ऊपर ले जाएं, 2 ऊपर चला गया, अब 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 1 लिख सकते हैं, और ये 2 1 और इसी को इंटरचेंज कर लें 1 2, तो 2 2 अब इन दोनों में से कोई एक क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करेंगे, या आप गैमा 2 2 1 फाइंड कर लें, या आप गैमा 2 1 2 फाइंड कर लें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर इसका आप ये फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर ये फाइंड करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सामने टोटल इस 3 के अंदर से 2 क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करने हैं। G33 पे आते हैं, G33 पे कांस्टेंट टर्म पड़ी है, इसके अलावा कोई क्रिस्टोफल सैंपल नहीं आएगा। G44 पे आते हैं, G44 पे आपके पास थीटा पड़ा है, हम यहाँ लिखते हैं G44 एंड आपके पास जो टर्म पड़ी है वो यहाँ पे थीटा पड़ी है, और थीटा ये अवर साइंस के थीटा है ना, तो थीटा किधर पड़ा हुआ है, 3 पे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ कामा 3 लिख लेती हूँ। अब जो क्रिस्टोफल सैंपल सबसे पहले आएगा वो 443 आएगा। ठीक है, 443 लिखा। अब आप इसको रोटेट कर लें, सॉरी 3, सबसे पहला क्रिस्टोफल सैंपल जो आएगा वो 344 आएगा, आप इसको इस तरह लिख लें 344 एंड ये वाला क्रिस्टोफल सैंपल। अब मैं इस 4 को रोटेट कर लूँगी, जब मेरा 4 अबव पे चला जाएगा मैं 4 को इधर ले जाती हूँ, ये गैमा एज इट इज़ है साथ आपके पास, ये 4 ऊपर चला गया, अब ये 3 किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म तो बच गई, तो वो कौन सी बची है, 4 बची है, तो यहाँ 4 लिख लिया। अब चाहे आप गैमा 443 फाइंड करें या आप गैमा 434 फाइंड करें, आपके पास दोनों आंसर। अब इसके लिए भी मुझे दो क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और फर्स्ट वाले के लिए भी मुझे यहाँ से एक गैमा 122 तो करना ही करना है, और इनके अलोंग कोई एक फाइंड कर लूँगी तो दोनों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 3443 का सिमेट्री है, तो कोई एक फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपने गैमा 122 फाइंड करना है, आपको फार्मूला पता है -GIJ क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड का, आपने वैल्यूज पुट करनी है उसके अंदर। सबसे पहले हम गैमा 122 फाइंड कर लेते हैं। गैमा 122 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आपको क्रिस्टोफल सैंपल क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है विद एज ABC फाइंड करें, तो हम इसको ABC ही की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, अब आप जब इसको ABC की टर्म में लिखेंगे, मेरे पास ये फार्मूला, मैंने I की जगह A, JK की जगह BC लिख लिया, I की जगह A लिखा, R की जगह एज इट इज आ गया, एंड G JK था तो JK यहाँ पे BC है वो लिख लिया, R एज इट इज, KR था तो K की जगह C लिखेंगे, R एज इट इज और J की जगह B, और R एज इट इज, J की जगह B और K की जगह C लिख लिया। अब आपने ये सबसे पहले ये क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करना है, ये मैंने लिख लिया गैमा 122। आप देखें A क्या है, यहाँ से देखें A क्या है, 1 है, B और C क्या है, 2 2 है, यहाँ पे वो टर्म्स लिख ली हैं। अब वैल्यूज पुट करें फार्मूले में, इसमें पुट कर लें चाहे ऊपर वाले में, एक ही बात है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, A1 है G1R/2 एंड देन आपके पास यहाँ पे -GBC 2 2 कामा R, C R, C is to
आर एज इट इज, बी बी टू, एंड जी आर बी आर एज इट इज, और बी और सी की वैल्यू क्या है 2, वैल्यू पुट कर ली। अब आपकी बारी आती है, आपने आर को वेरी करना है। आर को वेरी करना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे टोटल 4 डायमेंशनल है, तो हम इस आर को 4 टाइम तक वेरी करेंगे। मतलब हम पहले आर को 1 वैल्यू देंगे, फिर 2 वैल्यू देंगे, फिर 3 वैल्यू देंगे और 4। इस तरह से आपके पास इस तरह की 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक करके बताऊंगी, बाकी अगर आप अपने असाइनमेंट में वो टर्म्स ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो साथ लिख दें कि बाकी टर्म जीरो है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट जीरो लिख दिया। ये मैंने एक किया, मैंने सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के अंदर R1 पुट किया, इधर भी R1 2 1 एंड इधर भी 1 2 2। फिर मैंने R2 पुट किया, G1 2 G2 2 कामा 2 एंड G2 2 कामा 2 एंड यहाँ पे भी 2 2। फिर मैंने R3 पुट किया, फिर R4 पुट किया। आप देखें सारी टर्म्स में मैंने 2 2 3 2 3 2 यहाँ हो गया, 3 2 2 हो गया, सिमिलरली 2 2 4 2 4 2 एंड 4 2 2 हो गया। अब देखें G11 आपके पास ये मीट्रिक की जो हमने इन्वर्स लिया, हमने यहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट करनी है, तो G11 की वैल्यू -1/c² पुट करेंगे। G12 आप अपने इन्वर्स वाले मैट्रिक्स में देख लें, G12 क्या है 0 है, तो जब यही टर्म यहाँ पे 0 हो गई है तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या होगी, पूरा का पूरी इक्वेशन 0। यहाँ पे G13 भी 0 है, G14 भी 0 है, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बाकी बचेगी। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब G21 भी 0 है, देखें जो आपके पास सबसे पहली इक्वेशन है ये वाली में G21, ये लोअर इंडिसेस वाली अब इक्वेशन देखनी है ना जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर है, तो G21 ये होता है 21 0 है, वैल्यू 0 और 1 2 है एक, तो ये भी 0 है, तो हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है वैल्यूज। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बाकी बची ये वाली G22 कामा 1 और G11 का वैल्यू -1/c² पुट करें, -1/c²/2 एंड G22 इज e² और कामा 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है जो यहाँ पे मैंने बताया, 1 का मतलब है कि हमने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी और उसका डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू t। ये वैल्यू 0 हो गई है, G12 G13 भी 0, G14। बाकी अगर आप वैल्यूज इस तरह से पुट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इट्स ओके। अब -1/2c², ये मैंने वैल्यू पुट की G22 की, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 था, t लिखा। अब आपने बार बार कह रही हूँ इधर से डेरिवेटिव ज़रूर अगेन चेक कर लेना है। मैंने इसको मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया, बाकी आपने चेक करना है। मैंने इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक सो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है? ओके ओके ओके, यहाँ पे माइनस माइनस लास्ट पे आपके पास आंसर प्लस हो जाएगा, जो कि मैंने नहीं लिखा। ओके 1/2c²। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस में इसका बाहर ले लेती हूँ। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल t लेंगे इस टर्म का, तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। एक जब भी एक्सपोनेंशियल आता है उसका डेरिवेटिव हम इस एक्सपोनेंशियल टर्म को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं, ACT एज इट इज़ आ जाता है, एंड फिर आप इसकी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं। अब आपके पास एक्सपोनेंट में 2√ACT पड़ा है, तो 2√ACT का डेरिवेटिव लेंगे, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है। ACT का डेरिवेटिव लेंगे, ACT की पावर में 1/2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, 2 × 1/2 ACT है, 1/2 की पावर में 1/2 है, तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 स्टार्टिंग में, ACT 1/2 -1 हो जाएगा, तो वो ACT की पावर में -1/2 आएगा, जिसकी वजह से मैं इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ, ACT कामा, इसको तो लिख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर। अभी आपने ये लिया, अब हमारे पास इसके इनर का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो अगेन ACT का डेरिवेटिव लेंगे, तो t तो 1 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ AC टर्म बचेगी। अब देखें ये 2 2 इससे कैंसिल हो गया, ACT और AC आया। अब आप इस AC को ओपन कर लें। AC को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, हम इस AC को स्क्वायर रूट AC और स्क्वायर रूट AC इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास AC और ये AC स्मॉल सी आपने देख लेना है, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर बन के दोबारा यही टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये C और C स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास दोबारा ये, तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया इससे। अब ये AC इसको भी जब आप ओपन करेंगे ये AC से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ t बचेगा और ये एक स्क्वायर रूट AC बचा और स्क्वायर रूट t बचा, वो टर्म्स हमने लिख लिया और यहाँ पे प्लस का साइन। अब हमने एक क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड कर लिया, सेकंड क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करेंगे, गैमा 221, ठीक है। गैमा 221 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसी तरह से फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। GIJK वाले फार्मूले में, गैमा IJK वाले फार्मूले में ये आपके पास 2 है,
ए बी यहाँ पे आएगा। देन आपके पास के आर होता है, तो आपके पास यहाँ पे सी आर कामा जे, सी क्या है आपके पास 1, आर एज इट इज, और सी आर कामा बी, बी क्या है 2, एंड देन आर जे कामा के होता है, तो आर जे आपके पास यहाँ पे हम ले रहे हैं बी, तो आर 2 और के 1 है, वैल्यूज पुट कर ली। अब उसी तरह से सबसे पहले हम आर को 1 वैल्यू देंगे, तो आर 1 देंगे तो जी 2 1 है ही 0 है, मैंने उसको डायरेक्ट 0 लिख लिया। फिर आप यहाँ पे आर को 2 वैल्यू देंगे तो जी 2 2 आएगा, वैल्यूज देखिए आर को 2, यहाँ पे भी आर को 2, यहाँ पे भी आर को 2। फिर जी आर को 3 वैल्यू देंगे तो जी 2 3 आपके पास 0 है तो डायरेक्ट 0, और फिर आर को 4 देंगे तो वो भी 0 है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब जी ये वाली टर्म जी 2 1 है ही 0 है, ये वाली टर्म भी 0 है। अपनी जो आपके पास डायरेक्ट है आपकी मैट्रिक्स, उसमें से जाके देखेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको अगेन ओपन करती हूँ ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकें। ओके जी, अब आपके पास ये G21 है, तो G21 की वैल्यू देखें, ये यहाँ पे G21 जो है वो ये वाला G21, ये वाला ये 0 है, एंड G12 भी 0 है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे 0 0 लिख दिया। और जी आपके पास कौन सी वैल्यू है G22 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, ई स्क्वायर ए सी टी का डेरिवेटिव लेना है। अब ई स्क्वायर ए सी टी का डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ से निकाल के बताया, स्क्वायर रूट ए सी आवर ई स्क्वायर ए सी टी और अवर स्क्वायर रूट टी आता है। और ये वहाँ पे भी आपके पास G22 है, G22 का इन्वर्स मैट्रिक्स में जो उसका आंसर है वो 1/, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, आपने इसको चेक कर लेना, माइनस मैंने, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे आपने प्लस कर लेना इसको, मैंने कहीं जगह पे माइनस लगा दिया। अब आपके पास देखें, यहाँ पे मैंने इसकी टर्म पुट की 1/2 ई स्क्वायर ए सी टी, यहाँ पे भी ई स्क्वायर ए सी टी पुट किया एंड कामा टी, इसका जो डेरिवेटिव लिया वो ये आया। अब आप इस ए स्क्वायर ए सी टी आपके पास ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो सकती है, स्क्वायर रूट ए सी अवर टी और 1/2 आपके पास गैमा 2 2 1 का आंसर आया। तो मैंने आपको बताया था हम एक फाइंड करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, 2 2 1 है, ये इसका 1 2 का सिमेट्री है, तो हमारे पास गैमा 2 1 2 का भी आंसर यही आ गया। अब आपने जो नेक्स्ट क्रिस्टोफल सैम्पल फाइंड आउट करना है वो कौन सा वाला करना है, जो नेक्स्ट क्रिस्टोफल सैम्पल फाइंड आउट करना है वो ये वाला करना है, गैमा ऊपर चले गए जी, अच्छा, गैमा 4 3 4 फाइंड करना है। अब हम 4 3 4 फाइंड करेंगे तो 4 4 3 खुद ब खुद आ जाएगा, तो कोई एक फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रिस्टोफल सैम्पल पे, 4 3 4 फाइंड करते हैं। ए जो है वो 4 है, आर एज इट इज, बी सी की वैल्यू पुट की, देन के आर कामा जे होता है, तो सी आर कामा बी, सी आपके पास 4 है, आर एज इट इज, और बी आपके पास 3 है। सिमिलरली आर जे कामा के होता है, मतलब आर बी कामा सी, आर एज इट इज, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 पुट किया। अब हम आर को वेरी करेंगे, R1 पुट करेंगे 0, R2 पुट, G41 जो है वो 0 है, देखें यहाँ पे आप बस G41 की वैल्यू 0, ये वाली G41 की वैल्यू 0 है, तो पहली इक्वेशन ही पूरी 0 होगी, फिर पूरी में R1 पुट करना है। फिर R2 पुट करेंगे तो G42 भी 0 है, देखें वो भी 0 होगी। फिर हम R3 पुट करेंगे, वो भी 0 है, G43 भी 0 है, तो वो भी 0 होगी। और अब आप R4 पुट करेंगे तो G4/4, 3 4 कामा 4, 4 4 कामा 3 और 4 3 कामा 4, वैल्यूज पुट कर लें 4 3 4। अब G44 है आपके पास डिवाइडेड बाई 2, G44 का क्या आंसर है आपके पास, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स में ए अवर साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट की, ए अवर साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 फार्मूले का, एंड देन 3 4, देखें जो G का माइनस G34 है आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स में जो G34 है वो 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर ली, एंड 4 4 4 4 क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें 4 4 ये है 1/a साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए है वो लिख लिया। 4 4 3 विद रिस्पेक्ट टू 3 है, तो 3 मैंने आपको बताया 3 क्या है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कामा थीटा लिखा, और 4 3 भी आपके पास टर्म जो है वो 0 है, तो 4 3 की वैल्यू है आपके पास ये वाली, ये भी 0 है, यहाँ पे ये 0 पुट कर लिया। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप सिंपल यहाँ से ए को बाहर निकाल लें, ए को बाहर निकालेंगे तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लें 2 साइन थीटा और अगेन साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। वैल्यूज लिखी, साइन थीटा एक साइन थीटा से चला गया और 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास जो टर्म बची वो कॉस थीटा और साइन थीटा बची, और आपके पास कॉट थीटा कोटेंजेंट थीटा गैमा 434 का आंसर आया। तो हम हमारे पास मतलब ये किस किस का आंसर आ गया, गैमा 443 का भी आंसर आ गया। अब आपने जो अगला क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करना है वो ये वाला है, गैमा 344, ए आपके पास 3 है और बी सी 4 4 है,
वैल्यूज फाइंड करेंगे 3 4 4 3r/2 माइनस बी सी की वैल्यू पुट की, देन जे के कामा आर है तो जे आपके पास यहाँ 4 4r कामा 4 और आर आपके पास यहाँ पे आर सी कामा बी है, आर बी कामा सी है तो आर 4 कामा 4 वैल्यूज पुट करेंगे। उसी तरह से वैल्यूज को वेरी करेंगे, आर 1 पुट करेंगे तो जी 3 1 0 है, आर 2 पुट करेंगे जी 3 2 0 है, आर 3 पुट करेंगे तो जी 3 3 की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जी 3 3 इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है ये वाली वैल्यू, ठीक है। और फिर जी आर की जगह 4 पुट करेंगे तो जी 3 4 है ही 0 है तो हम उसको सिंपल डायरेक्ट 0 लिख देने लगे। अब आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, आर की जगह यहाँ पे सारा 3 पुट किया, यहाँ पे भी 3 पुट किया। अब ये 3 4 भी 0 है, 4 3 भी 0 है तो ये डायरेक्ट 0 हो गई। अब 4 4 को देख लेते हैं, 4 4 जो आपके पास है वो देखें साइंस के थीटा अवरे है, 1 अवरे हम उसी तरह से ऊपर वाले की तरह बाहर निकाल लेंगे एंड माइनस का साइन साथ में, ए एज इट इज आ गया, ए कैंसिल हो गए, साइंस के थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 2 से कैंसिल, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैंने आपको जितने क्रिस्टोफल सैंपल स्टार्टिंग में बताए थे हम वो सारे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने के बाद आर ए बी सी डी रिमानियन टेंसर फाइंड आउट करना है। तो रिमानियन टेंसर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, कौन सा वह फार्मूला है वो देख लेते हैं। ये आपके पास रिमानियन टेंसर का फार्मूला आर ए बी सी डी इक्वल टू गैमा ए बी डी सी, आपने एक दफ़ा बी और डी को लिखना है, बी डी कामा सी, फिर बी और सी को लिखना है और जो वैल्यू रह जाएगी उसके रिस्पेक्ट से कामा, फिर एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, डमी ई इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, गैमा ए ई सी आपके पास हैंडआउट्स में फार्मूला लिखा है, आप वहाँ से जाके देख लें। अपने रिमानियन टेंसर के आपके पास जब ट्रांसफॉर्मेशन ला ड्राइव कर लिया उसके बाद गैमा ए ई सी गैमा सी बी डी ये सारा फार्मूला हमने लिख लिया। अब आपने को क्या फाइंड करनी है, रिमानियन टेंसर फाइंड आउट करनी है इन क्रिस्टोफल सैंपल की रिस्पेक्ट से। अब आपके पास जो जो क्रिस्टोफल सैंपल आया है उन्हीं की रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे इसके जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आपके पास सबसे पहला क्रिस्टोफल सैंपल आया, हमने गैमा 1 2 2 फाइंड किया, तो हम यहाँ पे जो अपना फर्स्ट रिमानियन टेंसर फाइंड करेंगे क्या था आपके पास यहाँ पे वैल्यू 1 2 2, तो आप लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 1 2 2, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू डमी नहीं है, कौन सी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, 1 सेम नहीं है, तो हम 1 ऊपर लिख लेंगे आपके पास क्योंकि आर ए बी सी डी फाइंड करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक और भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया गैमा 2 2 1, ये फाइंड आउट किया, हम इसको सिंपल लिखते हैं 2 2 1, ओके। और जो आपके पास वैल्यू सेम नहीं है वो इसकी पावर में चली जाएगी, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आर, मतलब हमने जो रिमानियन टेंसर फाइंड करना है वो आर 1 2 2 1 फाइंड करना है। लिख लिया आर 1 2 2 1 या 2 1 2 जिस तरह से भी लिख लें, 2 1 2 मैंने लिखा है, इसके लिए भी एक रीज़न है, यहाँ पे आर 1 2 2 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे अगर हम इसको 1 2 2 की रिस्पेक्ट से लेकर चलते हैं तो तब भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 1 2 2 1 2, ओके, ठीक है। आपने हैंडआउट से भी देख लेना एक दफ़ा, अगर आपको जिस तरह से ये समझ आता, मुझे ये क्रिस्टोफल सैंपल रिमानियन टेंसर इस तरह से समझ आया, मैंने ये वैल्यू इस तरह से लिख दिया। अगला जो हमने क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किया था वो 4 3 4 का किया था, तो हम 4 3 4 को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं आर के कोवेरिएंट लोअर इंडिसेस में। अब जो वैल्यू कॉमन नहीं है वो इसकी पावर में चली जाएगी, मतलब हमने ये वाला क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करना है आर 3 4 3 4, तो मैंने वो लिखा हुआ है। एंड देन जो अगले हमने वैल्यू फाइंड की है वो है 3 4 4 की, उसी तरह से हम 3 4 4 लिखेंगे, और जो वैल्यू कॉमन नहीं है वो रिमानियन टेंसर बन जाएगी 3, यहाँ पे इस एक की पावर में आर 3 4 3 3 4 फाइंड करना है हमने, तो ये वैल्यू। अब ये मैंने 3 रिमानियन टेंसर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। A1 है, आप सबसे पहले ये करते हैं, A1 है, B2 है, C1 है और D भी 2 है, तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, जब वैल्यूज़ पुट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे A B C सारे अच्छी तरह से बता दिए, सिंपल मैं वैल्यूज़ यहाँ पे फार्मूले में पुट करती जाऊँगी। A मेरे पास 1 है, 1 लिखा, B D 2 है तो 2 2 लिखा, और C भी 1 है तो 1 लिखा, माइनस A 1 है लिखा, B C की जो वैल्यू है B 2 है और C 1 है 2 1, और D की जगह 2 लिखा, A 1 है, E एज इट इज़, C की वैल्यू 1 है
एंड यहाँ पे भी सी 1 है लिखा, एंड बी डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 2 लिखी, ए एज इट इज़ 1, ई एज इट इज़ रहने दिया, डी की वैल्यू आपके पास 2 है 2 लिखा, ई एज इट इज़ रहने दिया, और बी सी की वैल्यू बी आपके पास 2 है और सी जो है वो 1 है, लिख लिया। आप देखिए यहाँ पे ई डमी है, बात आती है कि हमने ई की वैल्यू कहाँ से लिखनी है, तो ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया, ई की वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने जो क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किया है वो गैमा 122, देखें क्या आपने गैमा 122 वाला क्रिस्टोफल सैंपल जो है वो फाइंड आउट किया है कि नहीं किया है। हम यहाँ से देख लेते हैं गैमा 122, गैमा 122 किया हुआ है फाइंड, 122 ये वाला हमारे पास इसका ये आंसर आया। हम यहाँ पे इस गैमा 122 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे गैमा 122 की, और कामा 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब टी के रिस्पेक्ट से अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट ये देखें गैमा 122 का आंसर लिखा, एंड देन गैमा 122 की वैल्यू लिखी, कामा 1 था, टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, अब गैमा 121 है। क्या आपने गैमा 121 वाला क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किया? नहीं किया, मतलब कि वो टर्म जो नहीं फाइंड आउट की वो 0 है, तो मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। फिर ये वाली बात आती है, अब देखें गैम यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ ई लिखा है, तो देखें आपने कोई ऐसा क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किया जहाँ जिसके यहाँ भी 1 आए यहाँ भी 1 आए, तो देखें ये वाला जो क्रिस्टोफल सैंपल है यहाँ 1 और यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब वो क्रिस्टोफल सैंपल क्या है 0 है, तो मेरे पास ये कंडीशन अगर 0 है तो ये गैमा 122 इसके साथ मल्टीप्लाई 0 से होके इट सेल्फ 0 हो जाएगा। अब ये देखें कौन सा क्रिस्टोफल सैंपल है जिसके यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ रहा हो, तो देखें यहाँ पे 1 और यहाँ 2 ये हमने अभी लिखा है, तो यहाँ पे मतलब ये वाली टर्म्स इसकी सेम हो रही हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे ई की जगह क्या पुट करूँगी 2 पुट करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ई 2 हो जाएगा। अब और यहाँ पे भी हम ई क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। अब गैमा 122 वाला क्रिस्टोफल सैंपल हमारे पास है, उसकी वैल्यू लिखी, और गैमा 221, क्या हमने गैमा 221 वाला क्रिस्टोफल सैंपल पीछे फाइंड आउट किया है, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, ये आया था, वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमने दोनों वैल्यूज लिख ली हैं। अब इसका तो अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप अगेन इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। किस तरह से सिंप्लीफाई किया है, ए सी स्क्वायर रूट है, सिंपल ए सी हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर ए सी टी है, और ये स्क्वायर रूट टी आपके पास टी हो जाएगा, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, अपनी चेंजिंग कर लेनी है साथ साथ, मेरे से जितना हुआ मैंने उतना टाइप कर दिया। अब R212 लिखा, -1/2 सी स्क्वायर, इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ए सी तो कांस्टेंट है स्टार्टिंग में उसने बता दिया, मैंने बाहर निकाल लिया, ई स्क्वायर ए सी टी ओवर स्क्वायर रूट टी कामा टी। अब मैं इसका देखें, हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट टी को आप सिंपल ऊपर ले जाएं, टी की पावर में -1/2 हो जाएगा, आप इस तरह से इसका प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव ले लें, और मैंने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा के डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज पार्शियल टी इसके रूट टी एज इट इज इसका डेरिवेटिव, और फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव वो लिख लिया, ई स्क्वायर ए सी टी का डेरिवेटिव, अगेन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ए सी टी हो गया, और अगेन पार्शियल बाय पार्शियल टी, आपके पास ए सी टी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे और स्क्वायर रूट टी। अब मैंने ए सी टी का अगेन डेरिवेटिव ओपन किया 1/2 ए सी टी, और अगेन इनर टर्म का डेरिवेटिव ए सी एज इट इज आ जाएगा, ए सी टी आएगा और टी 1 हो जाएगा ए सी, और ये वाला स्क्वायर रूट टी हमारे पास जो सेकेंड टर्म थी ये वाली थी, क्वेश्चन टू लगाते हुए वो आ गया। अब ये वहाँ इसी तरह से इसकी जब हमने यहाँ पे कहाँ लिखा मैंने, ओके यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया, इस टर्म को मैं ओपन कर रही हूँ, इस टर्म को ओके ये वाली। अब हम इसका जब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एज इट इज रहेंगे 1/2 स्क्वायर रूट टी हो गया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, और टी क्वेश्चन रूल में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर का, तो टी का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आप पास इसका आंसर आ गया। मैं इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से करेंगे, स्क्वायर रूट ए सी टी इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आप बस ये वाली टर्म और ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, और ई स्क्वायर ए सी टी और ये ए सी टी रह जाएगा, सिमिलरली ई स्क्वायर ए सी टी ओवर 1/2 स्क्वायर रूट टी रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई टी होगा। अब इस वाली फार्मूले के अंदर -1/2 सी स्क्वायर ए सी एज इट इज़, ये जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, और ये वाला -1/4 सी स्क्वायर यहाँ +1/4 सी स्क्वायर वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एज इट इज़। अब आप बस ये गैमा R1212 आ चुका है। अब हमने जो अगला रिमानियन टेंसर फाइंड आउट करना है वो R434 है या 344 है, जो भी है हम वो फाइंड आउट करेंगे। 434 अगर फाइंड
करें, ए 3 है, सी भी 3 और बी डी 4 है। वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, आप देखें गैमा 344, गैमा 344 आपने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, गैमा 344 की वैल्यू देख लेते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। वैल्यूज पुट करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब गैमा 343 क्या हमने कोई फाइंड आउट किया है यहाँ पे, गैमा 343 नहीं किया, कि हमने 434 फाइंड किया, तो कोई नहीं किया, तो मतलब यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या है, 0 है। अब देखें कौन सा वाला क्रिस्टोफल सैंपल है जिसके यहाँ और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्रिस्टोफल सैंपल में यहाँ 4 है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे जो है वो 3 आ रहा है, तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली इटसेल्फ इसके साथ 0। अब कौन सा क्रिस्टोफल सैंपल जिसके यहाँ 3 और 4 आ रहा है, तो देखिए ये 3 और 4 हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन में देखा, इसका आंसर गैमा 344 है, मतलब हमारे पास 3 और 4 वाली टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे अपना क्रिस्टोफल सैंपल देखेंगे और उसके टर्म के साथ देखेंगे कि हमारे पास जो ई है उसके अलॉन्ग कौन सी टर्म पड़ी हुई है, यहाँ ई है ना, इसके अलॉन्ग टर्म पड़ी 4, तो 4 ही पुट करेंगे, गैमा 344 का आंसर हमारे पास मौजूद है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी आप 4 पुट करेंगे, 443 का आंसर भी हमने फाइंड आउट किया, तो 443 का जो आपके पास आंसर है, ये 434 एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, तो 443 का आंसर को टेंजेंट थीटा, वैल्यूज पुट की कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास इसका क्या आंसर आ गया। अब हमारे पास जो क्रिस्टोफल सैंपल से जितने भी हमने रिमानियन टेंसर थे वो भी फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई यहाँ पे मिस्टेक लगती है आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर लें, और अगर कोई मिस्टेक लगती है तो कमेंट करके शेयर करें, ताकि मैं उसकी इंटरचेंज यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके सबके लिए इजी बना सकूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।